Good morning, students. Students, today I will be discussing the first chapter of class 9, matter in our surrounding. So this chapter is related to chemistry, and I will discuss this chapter in 4 parts. बच्चों, आपकी ये हमेशा चाह रही है कि मैं कुछ हिंदी में भी बोलूँ बीच में. So today I will try to speak in Hindi also. I'll speak basically in English, but along with that, wherever needed, I will use Hindi language. Okay. बच्चों, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसका खासियत ये है कि मैं यहाँ पीपीटी शो करती हूँ और साइड में मैं समझाती जाती हूँ. तो ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी में जो पॉइंट वाइज जो हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आपको एक अच्छा खासा नोट्स मिल जाता है. तो ये जो वीडियो में जो पीपीटी दिखाया जा रहा है, इसको आप नोट की तरह यूज़ भी कर सकते हो. और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सजेशन दें. अगर कुछ आपका इच्छा है, आप चाहते हैं और कुछ, तो आप इसमें सजेशन ज़रूर दें. तो चलिए शुरू करते हैं. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 1. तो बच्चों, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज मैटर. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड मेड अप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर. मैटर क्या है? जो कुछ भी स्पेस लेता है. चाहे एक सुई हो या फिर एक हाथी जैसा कोई एनिमल हो, कुछ ना कुछ स्पेस तो लेता है. तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कुछ भी स्पेस लेता है और पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका कुछ मास है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग which has mass and volume is called matter. तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन अक्सर आता है कि मास क्या है और वेट क्या है. मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए मटेरियल. कोई भी मटेरियल लीजिए, उसमें जितना मैटर होता है उसको कहा जाता है मास. लेकिन हम दुकान में जब जाते हैं तब पूछते हैं, किसी चीज़ खरीदने के टाइम हम ये नहीं पूछते कि इसका मास क्या है, हम तब पूछते हैं कि इसका हमको 1 किलो दीजिए. तो हम वेट मांग रहे हैं. 1 केजी, 1 किलो वेट का, वज़न का हमको आलू, प्याज या कुछ भी चीज़ हम मांगते हैं. इसका मतलब हम कभी मास नहीं मांगते. ये वेट क्या है फिर? वेट और मास में डिफरेंस फिर क्या है? मास हो गया आपका मैटर प्रेजेंट इन ए मटेरियल. कोई भी मटेरियल में जो वस्तु होती है उसको कहा जाता है मास. अभी वेट क्या है? जब मास के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तब उसको वेट कहा जाता है. और आई कैन से वेट इज ए मेजर ऑफ हाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन द मास. सो हम जब वजन करते हैं, कोई चीज़ का वेट लेते हैं, तब क्या करते हैं? हम वजन करने के टाइम वो नीचे की तरफ जाता है. नीचे की तरफ क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके.
So the weight of the matter is due to the force of gravity. Okay, so mass is the matter present in a material and weight is the measure of the force of gravity acts upon the mass. Okay, so in this way the mass and weight are related. Okay, so for example, here some matters examples are chair, table, computer, mouse, keyboard, dog, cat, cow, pencil, tree, plant, buildings, mountains, river, road. So everything is a matter. Now what are the different types of matter? According to the physical and chemical properties, matter can be divided into three types. That is solid, liquid and gas. So I will discuss individually the properties of solid, liquid and gas. But before that, let us discuss the properties of matter. Properties of matter. What are the properties of matter? First, matter is made up of small particles. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है मैटर. नेक्स्ट, जो पार्टिकल होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता. तीसरा, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. हम देखो एक लेट अस टेक वाटर. हम एक कंटेनर में वाटर लिए तो हमको वाटर मूव करते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन उस वाटर में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते होते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह सॉलिड, गैस में भी आपके जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से आपका मैटर बना हुआ है, उस पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस होते हैं. जैसे सॉलिड में ये स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच. लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हुए रहते हैं, जिसके वजह से मैटर का एक डेफिनाइट शेप होता है. ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ we'll discuss some of the activities and from that we will conclude the properties of the particles of matter. अभी हम क्या डिस्कस किए? अभी डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो पार्टिकल्स है, मैटर में जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का क्या प्रॉपर्टीज है. सो इन ऑर्डर टू नो दोज प्रॉपर्टीज वी शुड गो थ्रू सम एक्टिविटीज. यहाँ कुछ एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे एंड हर एक एक्टिविटी से एक एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे एंड दोज कंक्लूजन्स टुगेदर फॉर्म द प्रॉपर्टीज ऑफ द particles of matter. So the first experiment or the first activity is your mixing of potassium permanganate. So in this experiment, so here in this slide I have explained the activity step by step, but I will explain you with the help of the diagram. So here you can see
what do you see in the first glass? In the first glass we have taken, suppose say 100 ml of water, and in that water we have added 2 to 3 crystals of potassium permanganate. So the potassium permanganate, when it is added to the water, the color of the water is changed. Now it is a solution. Okay, so here you can see that it is a dark purple color solution in the first glass. Next, from this first glass 10 ml of the solution is taken out and then added to the second glass which contains 100 ml of water. तो अभी पहले हमारा 100 ml वाटर में हमने 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया. अभी उसमें से 10 ml निकाल के दूसरे 100 ml वाटर में हमने ऐड किया. अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर उसका लाइट हो गया है. जो पहले डार्क पर्पल था, अभी थोड़ा सा पर्पल कलर थोड़ा सा फेंट हुआ है. फिर अभी सेकेंड ग्लास से हम 10 ml लेकर थर्ड ग्लास में जो 100 ml वाटर है उसमें हमने ऐड किया. अभी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पिंक कलर हो रहा है. इसी तरह हम 10 ml निकाल के हर एक ग्लास से सॉल्यूशन को हम 10 ml लेकर उसको हम ऐसे अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट करते जाए, तब भी हम लास्ट में मान लीजिए हम इसे 10 टाइम्स हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तब भी हमको थोड़ा लाइट पिंक कलर दिखाई देगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमको दिखता है बहुत छोटा, लेकिन उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है. हम उसको जितना भी छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं उतना ही वो उतना डाइल्यूट होता जा रहा है, लेकिन उसका कलर टोटली डिसअपियर नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ मैं आपको दूसरा डायग्राम आपको बुक में जो दिया है उसी का डायग्राम दिखाती हूँ. आप देखिए, पहला बिकर में आपका 100 ml वाटर है. सेकेंड बिकर में आप देख सकते हैं कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ऐड किया जा रहा है. ऐड करने के बाद उसका कलर कैसे यहाँ पर पर्पल कलर हो गया है. उसमें से 10 ml लिया गया, फिर 100 ml वाटर में ऐड किया गया. फिर थर्ड बिकर में से 10 ml लेकर फोर्थ बिकर में 100 ml वाटर में ऐड किया गया. फिर फोर्थ बिकर में से 10 ml लेकर आपका फिफ्थ बिकर में 100 ml वाटर में ऐड किया गया. तो आप फर्स्ट बिकर से लेकर लास्ट बिकर तक आप देख सकते हैं कि कलर धीरे 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 डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन कलर फिर भी है. इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हम क्रिस्टल लिए थे इतना छोटा देखने में था, लेकिन उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, सो व्हाट कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? वी गॉट दैट द कंक्लूजन वी ड्रॉ दैट द particles of matter are very small. Okay, so this is one properties of the particle of matter. Then another activity we'll discuss now. So this is the experiment with sugar and water. So here in this activity what we are doing, we are adding sugar to the water. So in place of sugar we can add salt also. Okay, so from these activities also we can draw one conclusion which can also be a property of the particles of matter. So from this activity we will draw the conclusion that there is a space between these particles. So how can this be proved? Let me explain with this experiment. See, here in the first beaker the water was there. Suppose 100 ml water was there. Now we have added sugar to it. Okay, you can see the hump of sugar is added to this.
and that highlighted portion of the dissolution of sugar with the water molecule is shown here. So in diagram A, you can see in the circle, when the sugar is added initially to the beaker, you can see that there is a large hump of sugar, okay, and the green color structures are the sugar, suppose, and the other structures, other particles are of the water particles of the water, okay. You can see in the circle, first circle, okay. Now see, when you dissolve the sugar in the water, gradually the sugar starts disappearing, but there will be no change in the level of water. So we have taken 100 ml of water, we have added, suppose say 1 teaspoon or 1 tablespoon of sugar, but there is no change in its level of water or volume of water even after dissolving the sugar, okay. So that you can observe in the next diagram. In the next diagram, the sugar has started dissolving, ठीक है. सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सुगर का पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे वाटर पार्टिकल के साथ मिक्स होने लगा है. आप देख सकते हैं ग्रीन पार्टिकल के चारों तरफ कुछ ब्राउन कलर पार्टिकल्स है. जो ब्राउन कलर है वो वाटर का पार्टिकल है, जो ग्रीन कलर है वो आपका सुगर का पार्टिकल्स है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर देखिए आधा सुगर आपका, सेकेंड डायग्राम में देखिए आधा सुगर आपका डिजोल्व हो चुका है, लेकिन वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं आया है. अच्छा, अभी तीसरा डायग्राम में देखिए. तीसरे डायग्राम में आपका सुगर टोटली डिजोल्व हो गया है. आप देख सकते हैं नीचे जो सुगर का मास था वो मास अभी एकदम से नहीं है. यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सुगर पार्टिकल्स के चारों तरफ आपका वाटर पार्टिकल्स एक साथ जुड़ गए हैं और आपका सुगर पूरी तरह डिजोल्व हो गया है. लेकिन फिर भी आपका वाटर का क्वांटिटी 100 ml था, वही 100 ml है. तो हमने जो सुगर ऐड किया, सुगर का भी तो कुछ क्वांटिटी है. वाटर पहले 100 ml था, हमने सुगर 1 टेबलस्पून ऐड किया, फिर भी वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ऐसे कैसे हो सकता है? यस, ऐसे होता है क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल था उस पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस थे. उस स्पेस के बीच में आपका सुगर पार्टिकल जाकर रहने लगे. तो जब सुगर डिजोल्व होता है वाटर के साथ, तब क्या होता है, वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उस जगह को आपका सुगर का पार्टिकल ले लेता है. इसीलिए वाटर के लेवल पे कोई चेंज नहीं आता. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, that is there is a space between these particles of matter. So I think it is clear to you this experiment. Okay, now one more experiment, one more activity we'll discuss, that is mixing of ink with water. So from this activity we can get the conclusion that particles do Brownian motion. I will tell you what is Brownian motion, okay. So now the activity I have explained in this slide, but I will explain it with the help of a diagram. So here you can see that we have taken some amount of water in a tumbler or glass, and we have added 2 to 3 drops of blue ink to the water. So what are you observing here? आपको क्या देखने को मिलता है? आप देख सकते हैं कि जो आपका इंक का ड्रॉप आपने डाला था वो ड्रॉप अभी ड्रॉप बन के नहीं रहा, धीरे धीरे वो इरेगुलर शेप में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है. ये कोई पर्टिकुलर शेप में स्प्रेड नहीं हो रहा है वाटर में, ये धीरे धीरे इरेगुलर शेप में वाटर में ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है. इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स, इंक का पार्टिकल ऐसा इरेगुलर स्प्रेड क्यों हो रहा है?
क्योंकि इंक में जो पार्टिकल थे उस पार्टिकल का मूवमेंट जो है रैंडम है, उसका कोई रेगुलर मूवमेंट नहीं है, कोई सिमेट्रिकल मूवमेंट नहीं है, वो रैंडमली इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। उसी तरह वाटर में भी जो पार्टिकल है वो भी इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम मूवमेंट. So this random movement of the particle of a matter is called Brownian movement. So what is the next property? The properties of the particles of matter is the particles do Brownian motion. So here the Brownian motion is shown here. Okay. Now I will tell you in details about the Brownian motion of particles. So generally you might have observed that in the atmosphere how the dust particles are moving, how the smoke is moving in the air. Is it in a symmetrical way? No. So it is always in a irregular way. It is moving. The smoke is moving. The dust is moving in the atmosphere, or you can say in the air. Okay. So why it is named so? Mr. Robert Brown, a Scottish botanist, observed this random movement of pollen grains in water in 1827. So even when you take some pollen grain आपको पता होगा फ्लावर्स में आपका जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको आप लेकर अगर पानी के ऊपर आप छिटक दो तो क्या होगा, आपका वो पोलन ग्रेन्स इधर उधर मूव करने लगेंगे. तो वो मूवमेंट एक रैंडम मूवमेंट है. इसी मूवमेंट को ऑब्जर्व किए थे मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन, हु वाज ए स्कॉटिश बॉटनिस्ट. ठीक है. एंड इसीलिए इस पार्टिकल का जो रैंडम मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन. और उन्होंने उसके बाद डस्ट और स्मोक का भी रैंडम स्मोक पार्टिकल्स का भी रैंडम मूवमेंट ऑब्जर्व किए थे. ओके. तो ऐसा क्यों हो रहा है, रैंडम मूवमेंट क्यों हो रहा है? डस्ट जब मूव कर रहा है वो एयर का पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, धक्का खा जाता है. धक्का खाने से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मान लीजिए आपका एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ जा रहा है, सीधा जा रहा है, उससे धक्का लगने के बाद वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देता है. फिर वो दूसरे पार्टिकल से धक्का लगता है, फिर वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देता है. इसी तरह आपका डस्ट हो या फिर स्मोक हो, ये सब का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो रैंडम मूवमेंट होता है और उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउनियन मोशन. देखिए ये जो पार्टिकल्स है कैसे एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. और उतना ही नहीं, वो हर वक्त ये जो सारे पार्टिकल्स है हर वक्त अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. सो दिस इज द रीजन व्हाई द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल टेक्स प्लेस. आप इंसेंस स्टिक्स या आप अगरबत्ती लगाए हो, जलाए हो एक कोने में घर का, लेकिन खुशबू उसका दूसरे कमरे तक चला जाता है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द collision of the particles of the incense or the smoke released from the incense sticks with the air particles. या फिर आप परफ्यूम यूज करते हो. मैंने अपने बॉडी में परफ्यूम यूज किया लेकिन ये पूरा सराउंडिंग में खुशबू फैल जाता है. ऐसे क्यों फैलता है? क्योंकि परफ्यूम जो जब स्प्रे किया हमने तो उसका जो पार्टिकल है वो एयर में जो पार्टिकल्स है उसके साथ कोलाइड करता है, धक्का खा जाता है. धक्का खाने से उसका रैंडम मूवमेंट होता है जिसके वजह से वो धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल टेक्स प्लेस. Spreading of smell takes place when the perfume is sprayed. Okay. So from this what idea we are getting? Spreading of smell proves that the matter is made up of tiny particles moving randomly. Next हम और एक characteristics पढ़ेंगे basing on
this particular experiment with chalk, ice cube and iron nail. तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का, मैटर में भी हम बताए थे आपको मैटर का प्रॉपर्टीज में कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि सॉलिड इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है. इसका मतलब क्या है? उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे थोड़ा कम है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है. ठीक है, तो ये हम इसी एक्सपेरिमेंट से जानेंगे. आप देखिए यहाँ पर हमने लिया है आयरन बॉल, देन दूसरा लिया है हमने चॉक पीस. ठीक है, यहाँ दोनों ही सॉलिड को हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर हम प्रूव करना क्या चाहते हैं? हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक मैटर उतना स्ट्रांग होता है जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच होते हैं. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना टाइटली पैक्ड होंगे पार्टिकल्स और वो मटेरियल उतना स्ट्रांग होगा, उतना हार्ड होगा और उसको ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक आयरन बॉल लिया है, उसको एक हैमर से हम उसको मार रहे हैं. तो हैमर से हम जब उसको स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? आयरन बॉल का कोई शेप चेंज होगा? नहीं. आयरन बॉल टूटेगा? नहीं. आयरन बॉल को कुछ नहीं होगा. लेकिन उसी हैमर से हम जब एक चॉक पीस को मारने लगेंगे, when the hammer will strike to the chalk piece, then what will happen? The chalk will be converted into small pieces. छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे या फिर डस्ट में, चॉक डस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि चॉक हार्ड नहीं था. चॉक इतना लोहे जैसा, आपका आयरन बॉल जैसा हार्ड नहीं था. हार्ड क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स थे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था. इसीलिए हैमर से हमने जब उसको स्ट्राइक किया तो वो टूट गया. ठीक है, तो इससे हमको और एक कंक्लूजन मिल रहा है. क्या है वो? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सो मोर इज द अट्रैक्शन, more stronger is the material, and less is the force of attraction, less stronger is the matter. Now, so by accumulating all the conclusions of the activities we discussed, what are the characteristics of particles of matter we got to know? That is, first is the particles of matter are very very small. That we could know from our first experiment, that is the mixing of potassium permanganate crystal in the water. The next properties, that is the particles of matter have space between them. So this was proved by dissolving sugar in water. Then the third properties is the particles of matter are constantly moving. So this is also proved, which is called Brownian movement. This is also proved by adding the drop of ink into water. Okay, next, the particles of matter attract each other. So this was also proved by the activity where we used the iron ball and the chalk piece to know the force of attraction of the particles present in them. So in Brownian movement, I'll tell you one thing. The particles are always moving. Okay,
So what does it mean? The particles are moving means the particles have kinetic energy. Okay, so remember, this is very very important. The particles in motion means the particles have kinetic energy. Okay, it is the energy of the particle due to motion. Kinetic energy is the energy of the particle due to motion. Okay, and I hope it is up to this, it is very much clear to you, and particularly the characteristics of particles of matter and the experiments which I explained is very much clear to you. And if you have any queries, you can ask me in the comment section. Thank you.